हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी पूर्वालोकन घटना चक्र बुक से हम लोग भी स्पेशल बिहार देख रहे थे। बिहार से भूगोल, बिहार का भूगोल, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है आज हम लोग का, ठीक है। इससे पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्व हमने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। खास कर अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो और भी आपके लिए स्पेशल है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितना है? 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या फिर 94,526 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर देखेंगे बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो बिहार है वो देश का 12वां सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 12वां, ठीक है, 12वां सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें हम तो बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व के बारे में तो जनसंख्या घनत्व में ये नंबर 1 पर है, ठीक है। अगर बात करें हम बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो यहाँ पे बताइएगा 2.86%, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। या तो 94,163 किलोमीटर आंसर में ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो परसेंटेज अगर पूछा जाए तो 2.86% आप बताएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये देश का 12वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, जबकि ये देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे नंबर पर है, जबकि घनत्व के बात करें हम तो ये नंबर 1 पर है, ठीक है। और परसेंटेज में बात करें हम जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 2.86%, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 बातें बताई हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, या फिर कुल्टी से। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे हजारीबाग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सही है, माने कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग को जाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, ठीक है। साथ में ये भी याद रखेंगे बिहार में अभ्रक कहाँ देखने को मिलता है, तो नवादा देखेंगे कि हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा से सटा हुआ जिला है एक। नेक्स्ट है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है यानी कि फैला हुआ है। छोटे नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो जब भी तराई के बारे में बात करें तो तुरंत समझिएगा हिमालय की तरफ वाला जो नेपाल बॉर्डर है वो वाला एरिया में फैला हुआ है। शायद 2 से 8 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ा पट्टी के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत नेपाल सीमा के समानांतर ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले जैसे कि पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है। तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है, ये फैले हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आ भी सकता है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा तराई पट्टी क्षेत्रीय में नहीं आता है, कुछ ऐसा सवाल बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा जिला का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है कहाँ पर है ये? पारसनाथ, अच्छा ये पूछा है कि किससे पुरानी है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, या राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, या खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है, या इनमें से सबों से नई है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इन सबों से भी नई है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी,
ठीक है। ये कहाँ पर है? ये पश्चिम चंपारण में, ये ध्यान रखिएगा, बिहार का सुमेश्वर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबसे नई है, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी से भी नई है, राजमहल की पहाड़ियों से। ये देखेंगे राजमहल पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी, ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों देखने को मिलेगा आपको झारखंड में। जबकि खड़गपुर की पहाड़ी देखने को मिलेगा आपको, अगर इस तरीके से अगर बिहार का यदि मैं बनाऊँ, ठीक है, इस तरीके से, तो अब देखेंगे कि ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, इन सब में से नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। डिटेल्स देखें, बिहार के सुमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल यानी कि प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार का सुमेश्वर श्रेणी का जो देख रहे हैं आप, वो वाला श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, दोनों इनका निर्माण एक ही काल में हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुंडा जनजातियाँ अधिकांश बसी हैं, कहाँ बसी हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में या फिर बिहार में। देखें, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992-93 में, तो झारखंड अलग तो हुआ नहीं था, तो उसमें उस हिसाब से देखेंगे तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। बट अगर ये फिलहाल अभी झारखंड ऑप्शन होता तो हम झारखंड टिक करते। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। वैसे ये डी दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजातियाँ संकेंद्रित थीं। ठीक है, तत्कालीन बिहार जब था उस समय, तब जब क्वेश्चन पूछा गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति बन गई है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बात करें हम, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हैं, तो अगर झारखंड ऑप्शन होता तो झारखंड में टिक करते। फिलहाल अभी बिहार में 5वां सबसे बड़ी जनजाति है ये मुंडा। नेक्स्ट है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। संख्यात्मक रूप से बताना है आपको, बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जो जनजाति है वो कौन है? मुंडा है, संथाल है, कोरा है या फिर गोंड है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संथाल। ठीक है, संथाल यहाँ पे संख्यात्मक रूप से देखेंगे बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड और खरवार हैं। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितना है? तो 55.68% है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? ठीक है, एक बिहार सरकार क्या लाई है, कौन सी योजना लाई है? ऑर्गेनिक कॉरिडोर। ठीक है, तो इस योजना के तहत बताना है आपको कि किसके किनारे या किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, तराई पट्टी, नगरीय केंद्र। सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बेसिस आंसर है, क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर को योजना को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैविक कॉरिडोर की योजना के तहत गंगा नदी के सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 12 जिला सटे हुए हैं गंगा नदी से। ठीक है, बाकी 13 जिलों को यहाँ पे जैविक खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 8 या फिर 23 या फिर 22? तो यहाँ पे देखेंगे जो 22 है। ठीक है, राज्य संख्या 22, राष्ट्रीय राज्य नंबर संख्या जो है ये आपका 22, ये आपका यहाँ से पास होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डिटेल्स थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थिथैत नगर को जोड़ता है था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, कौन कौन?
एक 27 है, एक 31 है, 33 है, 231 है, 327 है, 227 है, 22 है, 120 है, 19 GQ आदि है। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज की कुल संख्या, कुल जो लंबाई है वो ध्यान रखिएगा, ये NHAI के अनुसार है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,940 किलोमीटर है। ठीक है, बात करें हम बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो बिहार में कितनी है, तो 5,940 किलोमीटर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 27 है बिहार में वो सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी सड़क है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे, ये 2001 और 2 की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी करंट डेटा में देखेंगे तो कितना है, ये 5,940 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कोई सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सवाल का जवाब को आपको पता हो गया होगा कितना होगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ ये 5,940 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार के जंगल हैं, सदाबहार है, पतझड़ है, कांटेदार है या फिर सवाना है? इसी से बताना है, कुल को चयन करना है, क्या 1 और 2 दोनों होगा, 1 होगा, 2 3 होगा या केवल 4 होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 और 3 दोनों हैं, यानी कि पतझड़ भी है। ठीक है, पतझड़ भी है और सवाना टाइप का भी जंगल देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? छोटा नागपुर के जंगल में। छोटा नागपुर जंगल कहाँ देखने को मिलेगा? ये झारखंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल। देखिए खैर जो है ना, एक तरह से ये कंटीले झाड़ियों का भी उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगर कंटीले झाड़ी भी ऑप्शन में दिया है तो खैर आप टिक कर सकते हो। शीशम है, आम है, बरगद है, प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों झाड़ियों के क्षेत्र में या तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। घास भूमियों झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति से पता चलता है कि ये सवाना प्रकार के वन की विशेषता भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो देखिए, जिसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, तो उस समय इसका आंसर रांची होगा। रांची था, लेकिन अभी देखेंगे कि रांची कहाँ है, झारखंड में है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को रांची जाना होगा, लेकिन ये अभी बिहार में नहीं रहा, तो ये झारखंड की राजधानी बन चुका है। ठीक है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, क्योंकि सवाल देख सकते हैं कि सवाल कब का है, ये 97-98 का पूछा गया सवाल है, तो उसमें झारखंड बिहार एक हुआ करता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, फिलहाल यहाँ बिहार नहीं होगा, अब झारखंड के बारे में बात करना होगा कि झारखंड में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, कहाँ पे? तो रांची में। डिटेल्स देख लीजिए। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो झारखंड में स्थित है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण है ना, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों की उनकी आपूर्ति करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लॉ एस की पूर्ति होती है। टाटा लॉ इस्पात कारखाना कहाँ पर है? तो जानते होंगे आप लोग, झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम कि जो लौह का जो एस की जो पूर्ति होता है वो कोई किस कहाँ से होता है? बैलाडीला से होता है या फिर केवझर से होता है, मयूरभंज से होता है या फिर सिंहभूम से होता है? तो झारखंड में है, तो झारखंड में जब खुद मेरे पास कह सकते हैं लॉ एस है, तो हम किसी और से क्यों लेंगे? ठीक है, ये सवाल झारखंड का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सिंहभूम भी कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड में देखेंगे सिंहभूम में लॉ एस का केंद्र है, कारखाना है। ठीक है, तो वहाँ से ये प्राप्त करता है लॉ एस का। ठीक है, कौन? टाटा लॉ इस्पात कारखाना। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लीजिए। टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लॉ एस की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लॉ एस की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिम चंपारण या फिर यहाँ पे पूर्वी चंपारण? तो ध्यान रखिएगा,
पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पश्चिमी चंपारण देखेंगे कि मात्र एक वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है वो अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, ये पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। सवाल है, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। तो देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो यहाँ पे वो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिस समय क्वेश्चन ये पूछा गया था उसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से देखेंगे इसका सही आंसर हजारीबाग होना चाहिए था। ठीक है, तत्कालीन अगर उस समय का आंसर जो होता वो होता हजारीबाग। ठीक है, क्योंकि हजारीबाग झारखंड में, झारखंड उसमें बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे 2000 में ही अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था झारखंड बिहार से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर बदल जाएगा। ठीक है, अब के दृष्टि से वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार के हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। मुंगेर जिले में बात कर रहे हैं हम लोग। वाल्मीकि है, राजगीर है, भीम बांध है या फिर गौतम बुद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वाल्मीकि तो आपका पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, राजगीर आपका नालंदा जिला में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार का मुंगेर जिला में वो है भीम बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि मैंने बता दिया ये कहाँ पे है, ये आपका पश्चिम चंपारण में है। भीम बांध आपका हो जाएगा, ये तो सवाल में ही पूछा गया था, मुंगेर जिला में है। ठीक है, राजगीर कहाँ पे है, राजगीर में देखेंगे राजगीर जो है अभ्यारण्य वो है आपका नालंदा में है। ठीक है, और गौतम बुद्ध फिर कहाँ है, तो गौतम बुद्ध है आपका गया जिला में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। डिटेल से देख लेते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिला में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 681.99 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 682 वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं, शॉर्ट में थी लगभग में। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है, जबकि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य आपका गया जिला में है, और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर, गया, पटना या हजारीबाग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गया। ठीक है, गया इसका सही आंसर है। बिहार के देखेंगे, बिहार के गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। बिहार के गया में, ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जिस समय सवाल पूछा गया था, फिर से वही सवाल कि जिसमें सवाल ये पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार एक हुआ करता था, उसके हिसाब से ही आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। अगर फिलहाल करंट के बारे में बात करेंगे तो फिर ये बिहार में स्थिति बदल जाएगी, वो झारखंड में चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बोकारो, चंद्रपुरा और संतालडी। ठीक है, बोकारो, चंद्रपुरा, संतालडी जो है ये देखेंगे कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों झारखंड में हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया है। बोकारो, चंद्रपुरा जो चंद्रपुरा भी कहते हैं, संतालडी 3 थर्मल पावर स्टेशन हैं जो कोयला आधारित हैं। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में हैं। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है एनटीपीसी। ठीक है, ये बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे कि जो बरौनी है ना, ये बरौनी शायद एनटीपीसी द्वारा संचालित नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि बरौनी जो है वो एनटीपीसी के द्वारा संचालित है या नहीं है। मेरे हिसाब से शायद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है, आई थिंक, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है। तो एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। जो बरौनी है मेरे हिसाब से
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित है मेरे हिसाब से, ठीक है, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। तो आप लोग एक बार जरूर इसको चेक करेंगे कि ये बरौनी जो है ना, ये किसके द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है, बिहार में लीची उत्पादन होता है कितना? भारत में कि लगभग 60%, भारत के उत्पादन का 50%, भारत के उत्पादन का 74%, भारत के उत्पादन का 80%, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या उपयुक्त में से अधिक होगा। ये 2018 में पूछा गया सवाल है, CDP में पूछा गया था प्री में, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में जो लीची उत्पादन होता है वो भारत के कुल उत्पादन का 40% होता है। कितना होता है? 40%, ठीक है, 40% उत्पादन होता है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। मई 2017 कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है, अतः विकल्प यहाँ पे ई सही है। नेक्स्ट है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। फिर से वही सवाल है, देखिए 1997-98 का सवाल है ना कि मैथन आपका झारखंड में है, धनबाद जिला में, ठीक है। कहाँ पे? धनबाद जिला में है, ठीक है। और ये दामोदर नदी की सहायक नदी पर जो है ना, ये मैथन जो डैम है वो दामोदर की सहायक नदी है, उस पर बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये किस पर उत्पादन करता है? ये ताप शक्ति पर करता है, या फिर जल शक्ति, या अणुशक्ति, या फिर सौर शक्ति। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका जल शक्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा? जल शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, बनाया गया है डैम पर, तो डैम है तो जल शक्ति के द्वारा ही उत्पादन हो रहा होगा वहाँ पे ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डिटेल्स देख लेते हैं। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराका नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में है, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगर बात करें हम कि मैथन बांध कहाँ पर है, तो झारखंड के धनबाद जिला में है, लेकिन मैथन जल विद्युत स्टेशन बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो सही आंसर है, वो है आपका 45.85%, लगभग 46%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही हम ध्यान रखिएगा यहाँ पे 55, यानी कि कह सकते हैं 54.15 इतना ही होगा आई थिंक, ठीक है। इतना परसेंट बिहार को मिला था, ठीक है, जबकि 45.85% किसको मिला था? बिहार को मिला था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। आंसर देख लीजिए, बी ऑप्शन है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर था। इसमें इतना 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का लगभग इतना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिए ज़रा। जैसे याद रखना चाहिए आप लोग को कि इसमें जो बिहार का जो क्षेत्रफल है फिलहाल वो कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नहीं, ये तो झारखंड का हो गया। बिहार का कुल क्षेत्रफल ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और बाकी बात करें हम बिहार का बारे में, तो बिहार का जो परसेंटेज है वो लगभग आता है आपका 54.15%, तो ये याद रखना है। बाकी अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार राज्य से, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? सवाल है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं, ठीक है। ये 2001-2 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। करेंटली अब लोग जानते होंगे कि 38 ज़िला है। कितना? 38, ठीक है। और आप लोग को बता सकते हैं कि 38वां ज़िला कौन है, कौन बना था? 38वां ज़िला कौन बना था, याद है किसी को? नहीं। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 38वां ज़िला बना था अरवल। क्या बना था? अरवल, ठीक है।
आप लोग ये भी कमेंट करके मुझे बताइए कि अरवल किससे अलग होकर के बना था, किसको काट कर बनाया गया था अरवल ज़िला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब झारखंड बनने के पश्चात बिहार देखेंगे कि यहाँ पे लगभग कितने ज़िले बने थे, तो याद रखिएगा 37 ज़िले थे। कितना? 37 ज़िले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आसान सा सवाल था क्योंकि 65, 62, 60 पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो मात्र एक ही सही ऑप्शन जो था, अगर यही आसपास में दिया रहता 37, 38, 36, 34 तो कन्फ्यूजन होती, बट 37 दिया तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बिहार को मिला था कितना, बिहार को मिला था 37 ज़िला और झारखंड को मिला था 18 ज़िला। ठीक है, करेंट में बारे में बात करें तो यहाँ पे 38 ज़िला है, जबकि झारखंड में करेंट में 24 ज़िला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से झारखंड जब अलग होने से पहले, बिहार अलग होने से पहले, बंटने से पहले कुल कितने ज़िले थे? 55 ज़िले थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अभी करंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 38 ज़िला बिहार में, जबकि झारखंड में 24 ज़िला हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए सही। डिटेल्स देख लेते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 ज़िले रह गए थे। झारखंड गठन से पूर्व बिहार में 55 ज़िले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 ज़िले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद, देखिए ये जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया है। ठीक है, किसे अलग करके बनाया गया था? ये अरवल, ये जो अरवल है ये जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20 लाख किलो हेक्टेयर, या फिर 90.30 लाख हेक्टेयर, या 91.64 लाख हेक्टेयर, या 92.11 लाख हेक्टेयर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 89.20 लाख हेक्टेयर यहाँ पे देखेंगे कि सिंचाई क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र संचित था, किंतु वर्तमान 2021-22 बिहार का लगभग 82.49 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है मुरी। मुरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन के लिए, एल्युमिनियम प्लांट के लिए, अल्कोहल प्लांट के लिए, या फिर स्पॉन्ज लौह प्लांट हेतु। ये 97-98 का सवाल है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एल्युमिनियम प्लांट हेतु ये मुरी जाना जाता है, ये झारखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। डिटेल्स भी देख लेते हैं। मुरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मुरी झारखंड राज्य में अवस्थित है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुरी में जो एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है, प्लांट है, वो किसी तरह संचालित है? ये हिंडाल्को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, रसायन उद्योग, या फिर इस्पात उद्योग। ठीक है, तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन जैसा ही रिपीट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। सवाल है पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है या फिर भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पटना जो है, जो पटना का स्थानीय मान है ना, वो भारतीय मानक समय से आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट के पास है, जबकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसका मतलब है कि डिफरेंस है ना 2-3 डिग्री का, तो आगे होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, से निर्धारित होती हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मिनट टाइम GMT से बोलते हैं 5.5 घंटा आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है ये 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है,
तो 82 डिग्री 30 मिनट, उसके आगे है 85 डिग्री 13 मिनट पूरी देशांतर की तरफ। जाहिर सी बात है कि आगे होगा इसका समय। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? सवाल है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9 या 10? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर इसका होगा वो होगा आपका 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 9। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध है। ठीक है, जहानाबाद से काट कर बनाया गया था अरवल जिला, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी पटना जिला से लगने वाले जिला और कौन कौन से? भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। ठीक है, 9 जिले से इनका सीमा लगता है। ठीक है, एक्चुअली में इतना जिलों के लगने पीछे कारण क्या है, इनका देखेंगे कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो ज़्यादा है। अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा होने की वजह से देखेंगे कितने ज़िलों से ही संपर्क करता है। कुछ इस तरीके से जो बिहार की अवस्थिति कुछ इस तरीके से अवस्थिति है, इस तरीके से, है ना। तो ये झारखंड देखेंगे कि यहाँ पे पटना की अवस्थिति इस तरीके से, तो बहुत सारे ज़िले के साथ संपर्क में लग जाते हैं। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार अधिक होने की वजह से इतने ज़िलों के साथ ये सीमा इनका साझा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50 से अधिक, 40 से 50 के बीच में, 30% से कम है, या फिर 30 से 40% के बीच में है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 50% से अधिक यहाँ पे कृषि योग्य भूमि का सिंचित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। डिटेल्स देख लें। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 59.80% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कहीं जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? अच्छा, ये 1999 का सवाल है। ठीक है, तो ये जो नदी उद्गम है, ये होने वाली जो नदी है, ये बराकर है, दामोदर है, स्वर्णरेखा या मायूरक्षी है। तो यहाँ पे बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा ये सभी देखेंगे। ठीक है, ये सभी झारखंड की नदियाँ हैं। मायूरक्षी झारखंड की ही नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। तो इसमें हम बात करें, ठीक है, इसमें बात करें हम, थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ये दामोदर बात करें 1999 में, फिर से वही सवाल कि झारखंड उसमें बिहार से अलग नहीं हुआ था, तो इसीलिए पूछा गया है कि बिहार में उद्गम। तो अब ये बिहार से उद्गम नहीं है, झारखंड से उद्गम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिला से उद्गम होती है। ठीक है, उद्गमित होती है, ध्यान रखिएगा, उद्गम स्थल इसका लातेहार जिला में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे दामोदर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? ठीक है, गेहूँ है, मक्का है, आलू है, चना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है, ए सही है। यहाँ पे डिटेल्स देख लिया जाए। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खाद्यान्न उत्पादन 18,486.9 हज़ार टन हुआ था। धान के बारे में बात करें तो 7,717.13 हज़ार टन। गेहूं के बारे में बात करें दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, 6,889.8 हज़ार टन। जबकि मक्का के बारे में बात करें तो ये 3,470.9 हज़ार टन हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पहले स्थान पर चल रहा है धान, दूसरे स्थान पर है गेहूँ और तीसरे स्थान पर है मक्का। राइट, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है, मक्का का पूछा जाता तो ये तीसरा स्थान पर होता। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, कॉफ़ी एवं गेहूँ। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वहाँ पे चावल, गेहूँ और मक्का ये तीनों क्रमशः
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर है, तो हम लोग को जाना होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार की बात करें हम, बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वो चावल है, गेहूँ और मक्का है। ठीक है, ये चावल नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर गेहूँ है। मुख्य खाद्यान्न उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, और मक्का तीसरे स्थान पर। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है, व्यावसायिक है, निर्यातोन्मुखी है, या फिर आत्मनिर्भर है। निर्यातोन्मुखी मतलब होता है कि निर्यात करने वाला, यानी कितना ये प्रोडक्शन कर लेता है कि दूसरे देशों को भी भेज सकता है, सप्लाई कर सकता है, इसका मतलब होता है निर्यातोन्मुखी। ठीक है, या जीवनदायी, सिर्फ जीवन जीने के लिए लोग सिर्फ यहाँ पे उत्पादन कर लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। व्यावसायिक मतलब होता है कि खरीद मतलब इतना उत्पादन करे कि अगल बगल में बेच सके, मार्केटों में जाकर के बेच सके। ठीक है, और आत्मनिर्भर मतलब होता है कि किसी और देश की उनको ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी और राज्य से, किसी देश से उनको कहीं भी और भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आत्मनिर्भर है, वो किसी से नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो यहाँ पे क्या सही होगा? केवल 1 सही है, केवल 2, 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 4 सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका, सिर्फ यही देखेंगे बिहार जो है जो कृषि, जहाँ जो बिहार की जो कृषि है वो आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 सही होगा। ना तो व्यावसायिक है, ना जीवनदायी है, ना निर्यातोन्मुखी है। जीवनदायी मतलब सिर्फ जीवन जीने के लिए हम लोग बस खेती कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होता है मतलब संतुष्ट हैं, कोई भूखमरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स में क्या दिया है। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और रबड़ का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती हैं। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ देखा जाए सवाल कब का पूछा सवाल है, ये पूछा गया 2001-2 का सवाल है। ठीक है, बिहार कोयले और रबड़ का मुख्य उत्पादक रहा है, ये बात गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में देखें, बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था, ये भी गलत है। 1936 में अलग किया गया था। ठीक है, कब किया अलग किया गया था? 1936 में। ठीक है, 1936 में अलग हुआ था, ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत दिख रहा है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये भी बात गलत है। ठीक है, एक्चुअली में देखेंगे कि जब ये हमारा मान लेते हैं तो कुछ इस तरीके से बिहार झारखंड दोनों मिक्स थे, जब ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो उड़ीसा कहाँ है? इसके नीचे है, तो ये झारखंड है आपका और ये आपका बिहार है। ठीक है, तो अब बिहार की सीमा उड़ीसा से कैसे लग सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी बात करें बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक सदनीय नहीं, यहाँ पे 2 सदनीय विधान पालिका है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। लेकिन देखेंगे कि इस अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पूछा गया था, जब सेट किया गया होगा, तो उस समय झारखंड बिहार अलग नहीं हुआ होगा, तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि बाकी फैक्ट तो खैर बाद में भी और पहले भी, बाकी BCD देखेंगे कि झारखंड बिहार विभाजन के बाद भी और पहले भी ये स्थिति तो बन रही थी, अभी भी बन रही हैं, लेकिन ए ऑप्शन जो है वो ये झारखंड अलग होने के बाद स्थितियाँ यहाँ पे बदल गई होंगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं उस समय के हिसाब से, फिलहाल तो लोग नहीं जा सकते। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है? यही दिया होगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया है। बिहार कोयले और रबड़ का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग का नया राज्य बनाया गया था, जबकि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पलामू रांची किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पलामू जो है रांची में नहीं है, रांची के बगल में एक ज़िला है पलामू। ठीक है, अब ना जाने क्यों यहाँ रांची लिखा हुआ है, पता नहीं। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह एस के लिए है, तांबा एस के लिए है, मैग्नीज एस के लिए है, या फिर बॉक्साइट एस के लिए है। ठीक है, हो सकता है ये क्लू दे रहा होगा कि रांची के बगल में पलामू जिला है, वो उसके बारे में बात हो रहा है, क्योंकि रांची थोड़ा सा फेमस है। ठीक है, तो अब ऐसे एग्जाम में पता नहीं क्लू क्यों नहीं दिए जाते हैं, इससे पहले दिया जाता था। ठीक है, तो बताना आपको कि पलामू जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी BPSC प्री में पूछा गया सवाल 2000 में। तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका लॉ एस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित खनिजों का भंडार है। इतने सारे भंडार हैं यहाँ पे। बाइराइट है, डोलोमाइट है, ग्रेफाइट है, क्वार्जाइट है, रॉक फॉस्फेट है, फेल्सपर है, ग्रेनाइट है, बॉक्साइट है, फायर क्ले है, मैग्नेटाइट, लोएस्क है, अस्टीराइट है, लाइमस्टोन है, एंडोलसाइट है। ठीक है, तो बाकी देख लीजिएगा, याद तो करना होगा आपको। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? सवाल है, बिहार के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%, उपयुक्त में से कोई नहीं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में से प्राप्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये BPSC देखेंगे तो 1996 का सवाल है, तो झारखंड साथ में रहा होगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग से ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, अगर यदि ये सवाल अभी पूछा जाता, 2020-21 में पूछा जाता, 24-25 में पूछा जाता, ठीक है, तो इसका आंसर होता नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो जाता है इसका आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाता है इसका सही आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखेंगे फिलहाल अभी झारखंड में, बिहार में देश के कुल उत्पादन का 3% ही उत्पादन यहाँ पे हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाना होगा। डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया है। इंडियन माइंस ब्यूरो रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार मूल्यानुसार देश के कुल खनिज उत्पादन में परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर बिहार का हिस्सा लगभग 3% है। ठीक है, कितना है? 30%, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है, देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर पहला? सवाल फिर है 1995 का, सवाल का जवाब बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो तांबे के उत्पादन में बिहार का भी फिलहाल कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और जब बिहार झारखंड एक में थे तो उस समय दूसरा स्थान पे था। ठीक है, दूसरा स्थान पे था उस समय। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 लगा कर लोग जा सकते हैं आगे, लेकिन फिलहाल अगर ये सवाल अभी पूछा जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें तांबे के उत्पादन में कोई भी स्थान नहीं है बिहार का। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी सही है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, मैग्नीज, लौह या पेट्रोलियम? निम्न में से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है जो बिहार में फ़िलहाल देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर तत्कालीन उस समय बात किया जाए जिसमें सवाल पूछा गया था बिहार झारखंड अलग होने से पहले, तो यहाँ पे देखेंगे तो कोयला देखने को मिलता है। ठीक है, लोहा भी देखने को मिलता है और मैग्नीज भी देखने को मिलता है, पेट्रोलियम देखने को नहीं मिलता है। तो 1, 2, 3 के साथ जा सकते हैं आप उस अकॉर्डिंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है तथा तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी सही है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्जाइट, अस्टीराइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को सी जाना होगा। नेक्स्ट है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्जाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। वो पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन जो दिया हुआ है लेड जिंक आपको देखने को मिलेगा रोहतास में। ठीक है, लेड और जिंक कहाँ देखने को मिलेगा? रोहतास में। ये तो गलत हो गया। ठीक है, माइका आपको देखने को मिलेगा नवादा में। ठीक है, कई बार हमने चर्चा भी किया है इसका। माइका यानी कब्र कहाँ देखने को मिलेगा? नवादा में। ठीक है, बात करें हम क्वार्जाइट तो ये देखने को मिलता है लखीसराय में, ना कि मधुबनी में। कहाँ देखने को मिलता है? लखीसराय। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन कैमूर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया है। बिहार में कैमूर, भभुआ, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला, क्वार्जाइट लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में एवं लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक है, लेड जिंक जो है वो बांका में भी देखने को मिलता है और रोहतास जिला में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है लोहरदगा जिले से, दुमका जिले से, धनबाद जिले से, सिंहभूम जिले से। देखेंगे यहाँ चारों के चारों जिलों भी झारखंड में है। सवाल 1996 का है। ठीक है, और उसमें तत्कालीन के जब रहा होगा तो वहाँ पे उस समय देखेंगे आप कि सिंहभूम जिले में लौह अयस्क प्राप्त होता था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही है। डिटेल्स देखें, लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम जिले क्षेत्र से प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प डी है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? सीसा का, मैग्नीज का, चूना पत्थर का या भी अभ्रक का। तो यहाँ पे देखेंगे कि सवाल ये भी 97-98 का है। ठीक है, तो अग्रणी बात किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि चूना पत्थर पे अग्रणी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। वर्तमान में देश का लगभग 95% पाइराइट भंडार बिहार में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल कि वर्तमान में देश का लगभग 95% पाइराइट कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और फिलहाल भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक किसका है? चूना पत्थर का भी अग्रणी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है किसमें? चूना पत्थर में, कोयला में, पाइराइट में या फिर ग्रेफाइट में। तो हमने अभी कहा कि पाइराइट यहाँ पे 95% मिलता है, तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि भंडार के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ वो उत्पादन के बारे में बात हो रहा है। भंडार के बारे में पूछा जाता तो पाइराइट होता, बट पूछा क्या है उत्पादन के बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर भंडार पूछा जाता ना कि बिहार में किसका सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है, एक अधिकार भी है, तो ये 95% देखने को मिलता है, पाइराइट है जो। ठीक है, तो यहाँ भंडार नहीं पूछा, उत्पादन पूछा, तो उत्पादन देखेंगे तो बिहार में का अधिकार प्राप्त है चूना पत्थर का। ठीक है, ये रोहतास कैमूर तरफ जिले तरफ देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया या फिर सारण। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा अभ्रक के बारे में पूछा है ना, तो अभ्रक यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो नवादा जिले इसका आंसर ऑप्शन में होना चाहिए था, तो यहाँ चले जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ई के साथ। ठीक है, नवादा जिला में देखने को मिलता है अभ्रक का भंडार। ठीक है, तो यहाँ ई ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लिया जाए। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नवादा। नेक्स्ट है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूम। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा आंसर? सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम जिला में देखेंगे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिला रखता है ये लौह अयस्क उत्पादन में। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। डिटेल्स देख लेते हैं। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, ऑयल रिफाइनरी, बरौनी, ये सही है। सीमेंट, बंजारी, ये भी सही लग रहा है। फर्टिलाइज़र, भौराही, ये भी सही है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी की, ये भागलपुर में नहीं है, ये है आपका होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर ज़िले में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही है, सब कुछ सही है। जो सही नहीं है वो डी ऑप्शन सही यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें हम रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग जो है ये मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, बाकी सभी युग यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट है बिहार राज्य अव्यवस्थित है, निम्न देशांतरों यानी कि लॉन्गिट्यूड में के मध्य में बताना है कि किसके किन दो देशांतरों के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी सही नहीं लग रहा है। लगभग 84 डिग्री से पूरब से 88 डिग्री, यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बात करें कि बिहार राज्य जो है आपका, बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट दिया था एक याद रखने के लिए, अगर डिफरेंस 5 का देखने को मिल जाए तो समझिएगा कोई आंसर होगा 83 5 88। ठीक है, 5 का आपको डिफरेंस भी याद रखना था। नेक्स्ट है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है, 6 है, 5 है या 7 है? 1999 का सवाल है। ठीक है, तो बात करें हम फिलहाल अभी 3 राज्य ही लगते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश एक लगता है, एक पश्चिम बंगाल लगता है और एक झारखंड लगता है। झारखंड दक्षिण में है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, जबकि देख बात करें हम इधर आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बाकी उत्तर में देखेंगे तो नेपाल है। ठीक है, तो 3 जिले ही लगते हैं, तो ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एक भ्रंश घाटी में। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। दामोदर जिले बंगाल का सुख भी कहते हैं, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है, या एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा। तो यहाँ पे देखेंगे सभी नदियाँ, यहाँ पे गंडक हो, चाहे घाघरा हो, चाहे सोन हो, चाहे पुनपुन हो, ये सभी नदियाँ देखेंगे कि गंगा में मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम ये आपका जैसे ये गंगा है, ठीक है, तो गंगा से इधर से उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कौन कौन सी इसमें हो जाएगा? एक हो जाएगा गंडक और एक हो जाएगा घाघरा। ठीक है, बाकी सोन और पुनपुन ये दक्षिण से ला करके मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रिविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गंडक पहलेजा घाट के पास मिलती है, पटना नामक स्थान के निकट। ठीक है, और घाघरा सरयू जो रिविलगंज है वहाँ सारण के निकट मिलती हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो सारण है, घाघरा है ना, उसी को सरयू के नाम से भी जानते हैं। सोन जो है वो पटना के निकट तथा पुनपुन जो है वो फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती हैं। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया और कई बार आप पढ़ चुके होंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहाँ पे है, किस जिला में है? बेगूसराय जिला में है। ध्यान रखिएगा किस जिले में है? बेगूसराय जिला में। जुलाई 2020 में कांवरताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र जो रामसर साइट है वो घोषित किए गए आर्द्र स्थल। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, कृषि पर, वनों पर, उद्योगों पर या फिर खानों पर। तो ध्यान रखिएगा कि वनों पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में ना तो यहाँ उद्योग विकसित थे, ना ही खनन कार्य संभव था। ठीक है, शुरुआती दौर में, फिलहाल तो बहुत आगे है। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? सवाल है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? चंपारण, पटना, झारखंड या सासाराम। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है पटना। ठीक है, पटना इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। राल्फ फिंच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। तो पटना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार
मिला है? मुंगेर, बांका, जमुई या फिर कटिहार। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जमुई जिला। ठीक है, जमुई सही आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाया गया है। बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाया गया है, तो बी ऑप्शन वहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले या कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम का कुछ हिस्सा उसमें पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, फिलहाल मानभूम जो है वो कुछ हिस्सा देखेंगे कि ये झारखंड में भी था। ठीक है, और पूर्णिया अभी तो बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स क्या दिया, ऑप्शन में तो खैर सी सही होगा। ठीक है ना, डिटेल्स देखेंगे। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना है, वर्ष 1956 में राज्य का जब पुनर्गठन हो रहा था तो उसमें संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिला में से स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, कितने फैले हुए हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में। ठीक है, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में या फिर 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सवाल है 1994 का, जिसका मतलब है कि झारखंड बिहार एक में रहा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे उस समय 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, बट अभी बात करें हम, फिलहाल झारखंड का जो स्थिति है वो बन रही है 7.84%। ठीक है, 7.84%, यानी कि लगभग 7,380। ठीक है, 81 भी बोल सकते हैं वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है बिहार का जंगल। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल देखेंगे जो डिटेल्स है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार बिहार में कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल थे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 7.84% वन आच्छादन है, जो कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर है। ठीक है, तो ध्यान में बस आपको मोटा मोटी ये रखना है कि फिलहाल कुल क्षेत्रफल का 7.84% में ये यहाँ पे वन फैले हुए हैं, जबकि अगर ये डेटा पूछा जाए तो ये 7,380.79 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये भी 2000 में पूछा गया सवाल है, तो ये भी झारखंड बिहार जब एक में रहा होगा उसमें का सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे फिलहाल झारखंड का, अभी बिहार का जो परसेंट है वो कितना है, 7.84% है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया है। IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार यानी कि झारखंड सहित का वन आच्छादन 15.23% था। IFSR 2021 के अनुसार 7.84% क्षेत्र पर वन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7.84% में यहाँ पे वन फैला हुआ है, विस्तारित है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंड्रू किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, बोधगया या फिर जमशेदपुर। तो ध्यान रखिएगा ये रांची में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। रांची कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम, कैमूर, रोहतास या नवादा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, कैमूर में देखेंगे आप कि तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ या तलहार जो कहें आप कुंड जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील, कनवर झील, अनुपम झील या कुशेश्वर झील। ठीक है, तो गोखुर झील के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कांवर झील। ठीक है, कन्वर कांवर जैसा लिखा हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कांवर कहीं कहीं लिखा देखने को मिलता है। ठीक है, कांवर झील। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये एशिया के सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। ठीक है, बात करिए कांवर झील कहाँ पर है, तो ये है आपका बेगूसराय ज़िले में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। साथ ही बात करें हम कुशेश्वर झील, तो ये कहाँ पर है, ये है आपका दरभंगा जिला में, दरभंगा में। ठीक है, कुशेश्वर दरभंगा में है। घोघा झील या गोंगा बिल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये है आपका कटिहार में। ठीक है, कटिहार जिला में है। जबकि अनुपम झील जो है आपका ये कैमूर में है, कैमूर में है, कैमूर में है अनुपम झील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कांवर झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, तराई मिट्टी से या रेगुर मिट्टी से। तो ध्यान रखिएगा, कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और साथ ही ध्यान आपको ये भी रखना है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी, और कछारी मिट्टी को हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कछारी मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का सस्य गहनता कितनी है? बिहार की सस्य गहनता कितनी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया है वर्ड सस्य गहनता, इसका मतलब होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, सस्य गहनता। ठीक है, ये कृषि से संबंधित वर्ड है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में 108%, 118%, 128% या 138%। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 128%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लिया जाए, डिटेल्स में क्या दिया है। वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2022-23 बिहार की सस्य गहनता 144% है, जबकि प्रश्नकाल में 128% है, क्योंकि सवाल में पूछा गया था 1995 में। ठीक है, तो एक ऑप्शन के हिसाब से 128% होगा, लेकिन करेंट अगर पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन में तो 144% टिक करेंगे आप। ठीक है, 144%। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना या 5 गुना। तो ध्यान रखिएगा, 10 गुना देखेंगे सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। डिटेल्स देख लिया जाए। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 89 लाख हेक्टेयर या फिर 89.9 हेक्टेयर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक्चुअली में देखेंगे कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का जो आया था उसमें रिपोर्ट में देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है। कितना? 50.77। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, इतना क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं दिखती हैं? बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग। तो आपको क्या लगता है, कृषि पॉसिबल है? 7.84% ही फैला हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। और सॉरी, ये कृषि मैंने गलती से बता दिया, माफ़ कीजिएगा। ये वन के बारे में बात करते हैं। 7.84% में फैला हुआ है, तो वन तो होगा ही नहीं, है ना, वन तो नहीं होगा ना। बाकी बात करें तेल शोधनागार के बारे में बात हो रहा है बालू का खनन क्षेत्र में, तो यहाँ पे देखेंगे
उद्योग वगैरह भी यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो हम लोग कृषि के साथ जा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है जहाँ पे कृषि संभावना ज़्यादा दिखती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल से देख लिया जाए। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। स्रोत है उद्योग मित्र पोर्टल, बिहार सरकार। ये जो डेटा लिया गया है, ये लिया गया है उद्योग मित्र जो पोर्टल है वहाँ से। नेक्स्ट है, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 42,242 रुपया। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? ठीक है, जो बेस मान के चल रहे हम लोग 2011-12 वर्ष, उसके आधार पर बताना है कि प्रति व्यक्ति GSDP क्या है। 31,316, 30,000, ठीक है, या फिर 20,000 या फिर 21,316। ठीक है, ये 2020 में सवाल पूछा गया है री एग्ज़ाम में, BPSC का प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है 31,316। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 31,316 रुपया प्रति व्यक्ति आय GDP के आधार पर, ये आंसर सही है। बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GSDP वर्ष 2017-18 क्यों में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर फिक्स, अगर बात करें फिक्स जो कॉस्ट होता है उस पर, यह 31,316 रुपये रहा। ठीक है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर 54,383 रुपये है, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर 2011-12 कीमतों पर 34,465 रुपया रहा है। ठीक है, तो यही डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 में देखें तो 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है। ठीक है, समृद्ध के बारे में बात करें, समृद्ध जिला के बारे में, तो वो कौन सा जिला है? एक है जो बताना है, मधेपुरा है, सुपौल है, शिवहर है या फिर बेगूसराय है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिटेल्स देखा जाए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 एवं 22-23 के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में सी सही है उत्तर है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न 3 जिले क्रमशः कौन कौन है? पटना है, बेगूसराय है, मुंगेर है, जबकि इसी अवधि के संदर्भ में ही आर्थिक रूप से सबसे गरीब जो जिले हैं वो शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है। ठीक है, शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी, ये 3 गरीब जिले हैं, जबकि अमीर के बारे में बात करें तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, याद रखना है आपको, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बेगूसराय, क्योंकि देखेंगे शिवहर यहाँ पे और मधेपुरा, सुपौल को नहीं होगा, जो सही आंसर है वो है आपका बेगूसराय। शिवहर तो देखेंगे सबसे ये गरीब जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 40%, 50%, 54% या फिर 44%? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। ठीक है, ई ऑप्शन सही है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स इसको पढ़ लीजिएगा, इसको क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी कीमत दर पर, विकास दर पर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे, क्रमशः कितना था? ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, सवाल क्या है, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में बताना है 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच थे, क्रमशः कितने थे? ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 3.15 से लेकर 6%, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं, बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार प्रमुख अनाजों में मक्का तथा चावल दोनों के उत्पादन में विगत 5 वर्षों के दौरान
क्रमशः 6% एवं 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 3.15 लाख टन था। इसमें वर्ष 2013-14, 2017-18 के मध्य 6% की वृद्धि दर दर्ज की गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी। सवाल है, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी, कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 8.17 लाख, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, जिसे हम लोग शॉर्ट में BRLPS कहते हैं, जो जीविका के नाम से प्रसिद्ध है, ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विगत एक दशक के दौरान सितंबर 2018 तक बिहार में स्वयं सहायता समूह SHG की अनुमानित संख्या 8.17 लाख से कम नहीं थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीविका ने राज्य में 1.27 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर खुद को राज्यव्यापी आंदोलन में तब्दील कर दिया है। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG बने थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। सुपौल, ठाकुरगंज या बहादुरगंज। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ठाकुरगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठाकुरगंज में देखेंगे कि पहली बार अब बिहार में चाय बागान की स्थापना की गई थी। डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज, किशनगंज में स्थापित किए गए हैं। विदित हो कि ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफ़ी मिलती जुलती हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार, अररिया जिले में भी यह कृषि प्रारंभ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय वृद्धि के अनुसार आपको सही क्रम में लगाना है। 2001 से 2011 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही क्रम में आपको सजाना है दशकीय जनसंख्या वृद्धि में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वही मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हो जाएगा आपका सिवान, उसके बाद किशनगंज और उससे भी ज़्यादा मधेपुरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स के बारे में बात करें हम तो वर्ष 2001 से 11 के मध्य दिए गए विकल्पों में सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले ज़िले हैं। सिवान में 22.70%, किशनगंज में 30.44% तथा मधेपुरा में 31.1% जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 की तुलना में 2011 में देखी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर था वो बी आंसर सही, ऑप्शन सही था। ठीक है, डिटेल्स हमने देख लिया कि वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दिए गए विकल्पों में सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले ज़िले हैं। ठीक है, सिवान में 22.70%, जबकि किशनगंज में लगभग 30% तथा मधेपुरा में 31.1% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, 2001 से की तुलना में 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे पहला जो ऑप्शन था ये तो सही है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है और पूरे बिहार में 95% मिलता है पाइराइट, तो ये सही है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ मिलता है, ये सही है। मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, चूना पत्थर यानी कि कैमूर में देखने को मिलता है, मुंगेर में भी और रोहतास में, ये सभी सही है। यहाँ पे दूसरा कथन सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही है। 1, 3 नहीं होगा, 1, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा।
ये डी के साथ जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कथन सही है, डी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आंसर क्या दिया है, ई ऑप्शन दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब किस तरह से ऑप्शन दिया है, क्या क्या सोच के दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो भी हो, तीनों कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि रोहतास हम लोग जानते हैं कि पायराइट का सर्वाधिक मात्र भंडार है, ठीक है। अच्छा, हम लोग डिटेल्स देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। प्रश्न में दिए गए कथनों में सभी कथन सही है, हाँ ठीक है, सही था, हम लोगों ने सही चुना था। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्पों में कोई भी विकल्प तीनों कथनों को समाहित नहीं करता है, अतः सही उत्तर जो है विकल्प ई लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने विकल्प ई को चुना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बट यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका शिवहर, ठीक है। ये सबसे गरीब जिला था, हम लोगों ने देखा था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे शिवहर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? 7% ग्रामीण क्षेत्र में और 9.1% शहरी क्षेत्र में, 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में, 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में। उपयुक्त में से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका बी। डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2020-22 के महिला कार्यबल भागीदारी दर के अनुसार बिहार में सबसे कम महिलाओं की भागीदारी कार्यबल भागीदारी है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 4% एवं शहरी क्षेत्र में 6.5% है। नेक्स्ट है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका, यहाँ पे इस विकल्प में तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब कुछ होगा। देख लेते क्या दिया है। इस प्रश्न को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विलोपित यानी डिलीटेड कर दिया गया है, ठीक है। सवाल भी वैसे अटपटा लग रहा है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में, मतलब क्या, कौन सा कर उद्योग। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में अटपटा नहीं लग रहा है आप लोग को, शायद यही वजह हो, हटा दिया गया हो। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में बढ़कर 2020-22 में हो गया है। कितना हो गया है ये आपको बताना है यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1062 से 1090, ठीक है, 1062 से 1090 हो गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं। 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षण के 1062 से बढ़कर 2020-22 में लिंगानुपात 1090 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 2.5%, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2.5% ही बढ़ा। विदित हो कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार ने वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। ये डेटा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2020-21-22 में 10.98% की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। ये 2022-23 के ये डेटा के अकॉर्डिंग है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का रिपोर्ट है ये, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, 10.98% की वृद्धि दर्ज की है ये। और इस बिहार का भूगोल से आज ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। नहीं, और भी सवाल हैं, शायद 27 तक हैं, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही कथन है मैं उसी पे बात करता हूँ। यहाँ पे एक से अधिक कथन सही है, ठीक है। पहला कथन क्या दिया है? अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। यहाँ पे देखेंगे एक से अधिक कथन सही है, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2020-21 में भारत में सबसे कम विकास दर 2.5% वाले राज्यों में शामिल रही। वहीं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। बिहार के व्यावसायिक ढांचे पर ध्यान दें तो प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि तृतीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। उल्लेखनीय है कि बिहार ने वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर्ज हासिल की है, जो कि भारत में तीसरे स्थान पर रहा। क्षेत्रवार वृद्धि दर की इस बात की जाए तो बिहार ने वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में क्रमशः 9.6%, जबकि द्वितीय क्षेत्र में 3.8%, जबकि तृतीय क्षेत्र में 13.3% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद या भोजपुर? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, रोहतास, ठीक है। रोहतास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रोहतास में देखेंगे सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसके बाद हम लोग कृषि उद्योग एवं विविध से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं इस घटना चक्र बुक में, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे तो ये सी ऑप्शन सही था, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही था, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन सही था। बिहार में नहरों से सिंचाई के मामले में वर्ष 2020-21 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष पर है। इसके पश्चात पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद का स्थान आता है, ठीक है। नंबर 1 पर रोहतास, दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण, तीसरे नंबर पर है औरंगाबाद। सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के साथ भी रोहतास जिला शीर्ष पर है। सकल सिंचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो भी रोहतास नंबर 1 पर है, ठीक है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बिहार के भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इस सेट में दिए गए थे। उस क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करवाया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कृषि उद्योग एवं विविध पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। जो 2023 से प्रीवियस में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर के आएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।